together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सलाम सिनेमा. हेलो हैदराबाद, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0. मैं हूं आपके सौती सफ़र का साथी आरजे मजहर. एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो के साथ, जिसका नाम है सलाम सिनेमा. तो आज के इस एपिसोड में हम जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जो फिल्मी जगत के बहुत बड़े डायरेक्टर और राइटर हैं, उनकी लिखी हुई एक किताब है सोने चांदी के बुत, जिसमें कई सारे मज़ामीन हैं. उसी में से एक मज़मून आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा. सामाईन, इस मज़मून का नाम है पर्दा सिमी पर अंधेरा उजाला. इस मज़मून में जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने कॉमर्शियल सिनेमा पे बड़ा तल्ख़ तबसरा किया है. हम सभी जानते हैं कि कॉमर्शियल सिनेमा फिल्मी जगत में सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए एक ऐसा फार्मूला है जो आप कह सकते हैं कि आसान तरीक़ा है पैसे कमाने का. मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हकीकत है कि कॉमर्शियल सिनेमा को बनाने के लिए पैसे भी बहुत सारे खर्च किए जाते हैं. बड़ी बड़ी बजट की फ़िल्में होती हैं. बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को मोटी रकम देकर इस फिल्म को या फिर इस फिल्म में अदाकारी करने के लिए मनाया जाता है. मगर ये फ़िल्में आसान इसलिए होती हैं कि इसके प्लॉट को लेकर मेहनत नहीं की जाती, इसमें कुछ इनफरादियत नहीं होती है, इसके डायलॉग्स या फिर संगीत या फिर पूरी की पूरी फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं होती जहाँ पर देखने वाले को कुछ ऐसा महसूस हो कि वाह भाई ये कुछ नया था या फिर ये कुछ अलग था. कॉमर्शियल सिनेमा की यही ख़ास बात है कि आप सिंपल सा एक प्लॉट रखिए, मगर उसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को दिखाइए, बड़े से सेट हो, आउटडोर शूटिंग हो, कहीं बाहर के ममालिक के मनाजिर दिखाई जा रहे हों, रंग बिरंगे कपड़े पहन के डांसर्स नाच रहे हों. ये सारी चीज़ें देखकर जो ऑडियंस है, जो आम आदमी है जो ये फ़िल्म देख रहा है, वो तो यही सोचता है कि भाई क्या ज़िंदगी है. और इसी ज़िंदगी को देखने के लिए लोग बड़े पर्दे पर आते भी हैं. बस वहीं से कॉमर्शियल सिनेमा का जो फार्मूला है वो काम कर जाता है. मगर यहाँ पर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने एक ऐसा वक्फा भी यहाँ पर बताया है जहाँ पर कॉमर्शियल सिनेमा का फार्मूला बॉलीवुड में चल नहीं रहा था. तो खैर, सुनिए मज़मून पर्दा सिमी पर अंधेरा उजाला. लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑफ, रोशनी जलाओ, रोशनी बुझाओ, उजाला अंधेरा फिर उजाला फिर अंधेरा. फिल्म का सारा खेल अंधेरे उजाले का खेल है, चाहे फिल्म काली और सफ़ेद हो या रंगीन. आजकल तो रंगीन फिल्मों का ही ज़माना है. हर फिल्म रोशनी और अंधेरे के तनासुब और तरतीब से ही तख्लीक़ की जाती है.
फिल्म की कहानी में भी जज्बाती उजाले और अंधेरे दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। कम से कम हिंदुस्तान और दूसरे ऐसे एशियाई मुल्कों की फिल्मों में बैक वक्त कॉमेडी और ट्रेजेडी, रोमांस और मारधाड़, हीरो और विलन, गाना और हंसना और रोना रुलाना, इन सब उनसरों का होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कामयाब फिल्म चूं चूं का मुरब्बा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो थिएटर है, ना ओपेरा, ना म्यूज़िक, ना डांस, सब कुछ सिनेमा ही में मिलता है। इसलिए लोगों को भी ऐसे फिल्मों देखने की आदत पड़ गई है जिनमें जज्बाती कहानी, कॉमेडी, समाजी मकसद, मार धाड़ और नाच गाने सब कुछ हों। मगर इस वक्त मैं जिस उजाले और अंधेरे का जिक्र कर रहा हूँ वो फ़नी उजाला और अंधेरा है, मयार की ऊंच नीच है। अच्छे फिल्म देखने वालों के दिलो दिमाग को रोशन करते हैं, बुरी फिल्म इन्हीं दिलों और दिमागों में अंधेरा करती है। इस लिहाज से भी सिनेमा उजाले अंधेरे का खेल है। हर मुल्क की फिल्मों का मयार ऊंच नीच तो होती ही है। कभी अमेरिकन फिल्मों का दौर था तो कभी अंग्रेज़ी फिल्मों का, कभी रूसी फिल्मों का दौर और कभी फ्रेंच और कभी इटालियन फिल्मों का। पोश फिल्मों के दौर के बाद जापानी फिल्मों का दौर आया और अब सारी दुनिया चेकोस्लोवाकिया की फिल्मों की गर्विदा नज़र आती है। इसी तरह हिंदुस्तानी सिनेमा में भी कभी मयारी फ़न का उजाला होता है, कभी बदज़ौक़ी और पस्त मजाक का अंधेरा छा जाता है। इसी लिहाज से ये दौर हिंदुस्तानी फ़िल्म की तारीख़ में अंधेरे का दौर है। कभी हम देवदास, दुनिया ना माने और आदमी पैसे जैसी माना खेज़ और संजीदा और फ़नकाराना फ़िल्में बनाते थे। फिर खजांची और खिड़की और शिनशिना की बोपलाबू जैसी लग़्व फिल्में बनी। एक बार फिर हिंदुस्तानी सिनेमा ने करवट ली और पाथर पंचाली की फिल्में 2 बीघा ज़मीन, आवारा, बूट पॉलिश, मिर्ज़ा गालिब और मुन्ना जैसी मयारी फिल्में बनाई और इसके बाद फिर रंगीन फिल्मों का दौर आया। हमने इस रंगीनी के चक्कर में आर्ट, मकसद, किरदार निगारी और अदाकारी सब को पसे पुश्त डाल दिया। कुछ दिन तो रंगीन फिल्मों का ये हाल रहा जैसे किसी बच्चे के हाथ में खेलने के लिए रंगों का डब्बा दे दिया हो और जो बिना सोचे समझे सफ़ेद कैनवस पर लाल, नीले, पीले, हरे रंग बिखेर रहा हो। रंगीन फिल्म महंगी है। अगर काली और सफ़ेद फिल्म की शूटिंग के लिए और 50 कॉपियों के लिए 2 लाख की खाम फिल्म चाहिए तो रंगीन फिल्म के लिए 10 लाख की खाम फिल्म चाहिए। इसलिए रंगीन फिल्म बनाने वाले किसी किस्म का फ़नी तजुर्बा करने से घबराते हैं। रंगीन फिल्मों में खूबसूरत और मकबूल फिल्म स्टारों को बड़ी बड़ी कीमतें देकर लिया जाता है। खैर सामीन, ये मज़मून का सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे अब्दुल हलीम शरर की। अब्दुल हलीम नाम और शरर तकल्लुस था। वो लखनऊ में पैदा हुए और उनकी इब्तदाई तालीम भी लखनऊ ही में हुई। बाद में उनके वालिद हकीम तफजुल हुसैन ने उनको कलकत्ता मटिया बुर्ज बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाजिमत में थे। अहले इल्म का भी अच्छा मजमा था।
शरर की इल्मी नशोनुमा यहीं हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अरबी में महारत हासिल कर ली। 1870 में शरर को फिर लखनऊ वापस जाना पड़ा। लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशगला बराबर जारी रखा। मुख्तलिफ अहले कमाल से फैज़ हासिल करते रहे। 1879 में वो मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली गए। दिल्ली पहुंचकर शरर ने न सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 में उन्होंने अवध अखबार की मुलाजमत इख्तियार कर ली, जिसमें वो बराबर मज़ामीन लिखते रहे। 1887 में शरर ने अपना रिसाला दिलगुदाज जारी किया। कुछ दिनों बाद उस रिसाले में उनके नावल मलिक अल अजीज़ वर्जिना, हसन एंजेलिना, मंसूर मोहना किस्तवार शाये होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा। यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ सिंध लिखनी शुरू की। नवाब वक़ारुल उमरा ने उनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1893 में इंग्लिस्तान भेज दिया, जहाँ 3 साल तक क़याम रहा और उन्होंने फ़्रांसीसी ज़बान भी सीख ली। वापस आकर हैदराबाद से दिलगुदाज दोबारा जारी किया। 1909 में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यहीं वफ़ात पाई। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावलों की इब्तिदा की। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मंजूम ड्रामा भी था। गुज़िश्ता लखनऊ नामी किताब में उन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत ही दिलचस्प और मालूमात अफरोज़ मुरक्का पेश किया है। दोस्तों, ये थे अब्दुल हलीम शरर और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. तो सामईन, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा शो सलाम सिनेमा में। तो ब्रेक से पहले आपकी खिदमत में जो मजमून मैं पेश कर रहा था वो था जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की किताब से। इस मजमून का नाम है पर्दा सिमी पर अंधेरा उजाला। अब इसी मजमून को आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं कि मगर इस वक्त मैं जिस उजाले और अंधेरे का जिक्र कर रहा हूँ वो फ़नी उजाला और अंधेरा है, मेयार की ऊंच नीच है। अब खैर, इस तरह की जो फिल्में होती हैं जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टारों को बड़ी बड़ी कीमत देकर लिया जाता है, महंगे म्यूज़िक डायरेक्टरों से मौसीकी और गाने लिए जाते हैं, रंगीन फिल्मों के लिए बड़े शानदार और महंगे सेट बनाए जाते हैं, डांसर पर और लिबासों और आराइश के सामान पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है। इस तरह रंगीन फिल्मों की लागत 30 लाख से 40 लाख से 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक पहुंच गई है, या फिर पहुंच गई थी। रंगीन फिल्म बनाना तो आसान है, या था। रंगीन फिल्म, मकबूल फिल्म स्टार, मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर, नाच गाने, शानदार सेट, भड़कीले लिबास और महंगी आराइश, ये है कामयाबी का फार्मूला। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को हाथों हाथ ले लेते हैं या ले लेता था। सिनेमा घरों के मालिक इन रंगीन फिल्मों को बड़ी खुशी से चलाते हैं या चलाते थे। आम फिल्मबीन इन फिल्मों को पसंद करते हैं या करते थे। इस हैं और थे में हिंदुस्तानी सिनेमा की सारी कहानी सिमटी हुई है और आम हिंदुस्तानी फिल्मों की तरह
ये कहानी ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी। हिंदुस्तानी फिल्मों का मार्केट 6 इलाकों में बटा हुआ है। दिल्ली, यूपी एक इलाका, बंगाल, आसाम, उड़िया, बिहार मिलाकर दूसरा इलाका, वस्त हिंद जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह शामिल हैं, तीसरा इलाका जुनूब की रियासतें यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर, केरला, चौथा इलाका मशरक़ी पंजाब, पांचवा इलाका और ओवरसीज़ यानी कि बैरूनी ममालिक का छठा इलाका जिस ज़माने में रंगीन फिल्मों की बड़ी मांग थी। हर इलाके के लिए बड़े और मशहूर फिल्म स्टारों वाली रंगीन फिल्में 7 लाख से लेकर 12 लाख में बिक जाती थी। लेकिन फिल्म बेचना आसान है या आसान था, इसका चलना, बॉक्स ऑफिस पर मकबूल होना, मुनाफा कमाना, ये दूसरी बात है। इसका दारो मदार अवाम के मजाक पर या मजाक को अग्स करने पर है, यानी वो कैसी फिल्में पसंद करते हैं इस पर है। अवाम की जेब में कितने पैसे हैं यानी इनकी इक्तिसादी हालत कैसी है इस पर भी है। और 1967 में जितनी हिंदुस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई हैं इनमें ज़्यादातर रंगीन फिल्में ही थीं। वो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गए। ना फिल्म स्टार चले, ना फिल्मों की रंगीनी, ना नाच, ना गाने, ना आलीशान सेट, ना कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड के सीन। डिस्ट्रीब्यूटरों को बड़ा सख्त नुकसान हुआ। इन्होंने हाय वावेला मचाई। वस्त हिंद के डिस्ट्रीब्यूटर ने फैसला कर लिया कि हम तो बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी 6.5 लाख से ज़्यादा में नहीं ख़रीदेंगे, और वो भी एडवांस पर। यानी अगर नुकसान हुआ तो वो प्रोड्यूसरों को पूरा करना पड़ेगा। इनकी देखा देखी दूसरे इलाके के डिस्ट्रीब्यूटरों ने भी ऐसे ही फैसले कर लिए। एकदम फिल्मों की कीमत पहले से आधी हो गई। अब प्रोड्यूसर खर्च कम करें तो कहाँ करें, आमदनी बढ़ाएं तो कैसे। फिल्म की आमदनी का काफ़ी हिस्सा तो एंटरटेनमेंट, तफरीह, टैक्स के ज़रिए हुकूमत को जाता है। बाकी सिनेमा के मालिक अपने सिनेमा के किराए में ले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के हिस्से में बहुत ही कम आता है। कभी कभी तो इनको जेब से ही डालकर सिनेमा का किराया पूरा करना पड़ता है या करना पड़ता था। इसलिए प्रोड्यूसरों ने कम से कम बम्बई के सिनेमा के मालिकों से ये बात मनवा ली है कि वो सिनेमा का किराया ना लें, बल्कि एक फ़िल्म से जो आमदनी होती है वो इसका परसेंटेज लें, यानी साझी हो जाएं, सिर्फ मुनाफाखोर ना रहें। मौजूदा सूरत हाल माना खेज़ भी है, मुज़हमका अंगेज़ भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है। बम्बई के सिनेमा तो महीने भर के झगड़े के बाद खुल गए हैं, लेकिन स्टूडियोज़ अब भी बंद हैं। मगर प्रोड्यूसर बैक वक्त जो लिखी लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के एंटरटेनमेंट टैक्स के ख़िलाफ़, डिस्ट्रीब्यूटरों के ख़िलाफ़ कि वो कीमतें कम ना करें और एडवांस पर इसरार ना करें, एग्जिबिटर्स यानी सिनेमा घरों के मालिकों के ख़िलाफ़ कि वो सिनेमा का मुआवज़ा कम करें, और अपने ही स्टारों के ख़िलाफ़ कि वो भी अपना मुआवज़ा कम करें। और अब तो ये लड़ाई पंचलिखी हो गई है, क्योंकि अब प्रोड्यूसरों में भी फूट पड़ गई है। बड़े प्रोड्यूसर से एक तरफ हो गए हैं और छोटे प्रोड्यूसर दूसरी तरफ। पार्लियामेंट के एक मेंबर ने इस सूरत हाल को यूँ बयान किया था कि आपस में माल तकसीम करने पर फूट हो गई है और अब वो झगड़ रहे हैं। बात ये है कि प्रोड्यूसरों का क्या इनके सामने आ रहा है और अब वो बौखला रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। खैर सामीन, ये जो नक्शा जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने खींचा है, जाहिर है कि कॉमर्शियल सिनेमा भी या फिर यूँ कहूँ कि वो सिनेमा जहाँ पर बड़ी कीमतें खर्च करके एक ऐश व आराइश पर्दे पर दिखाई जा रही है आवाम को, वो भी एक वक्त आने के बाद फेल हो जाता है। और उसी डाउनफॉल को ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने दिखाया है, और ये साल था 1967 का। अभी हाल ही में आपने भी फिल्म इंडस्ट्री में ये हालात देखे होंगे, जहाँ पर बॉलीवुड की लगातार फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी और जो कॉमर्शियल सिनेमा का टोटका डायरेक्टर्स के पास था वो लगातार फेल हो रहा था। और इसके बरअक्स जो साउथ इंडस्ट्री की फिल्में थी
लॉकडाउन के पीरियड में जब अवाम घर बैठे उन फिल्मों की तरफ रुजू हुई तो उन्हें वो फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और साउथ सिनेमा ने भी काफ़ी इनफरादियत या फिर काफ़ी मुनफरिद फिल्में अवाम को दी और जो कमर्शियल सिनेमा का फार्मूला था वो एक हद तक बॉलीवुड का फेल होता हुआ नज़र आया। अब खैर ये हालात तो हैं। अब चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों आदाब, मैं हूं आरजे उबैद और आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरलेस टेलीग्राफी के बारे में। आज मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट के दौर में हम एक दूसरे से सेकंडों में जुड़ सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचें, एक ज़माना ऐसा भी था जब दूर बैठे किसी शख्स से बात करना, पैगाम भेजना तकरीबन नामुमकिन था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक नौजवान साइंसदान गुलिलिएल्मो मार्कोनी ने दुनिया को एक हैरान कुन तोहफा दिया, वायरलेस टेलीग्राफी। मार्कोनी इटली में पैदा हुए और छोटी उम्र से ही साइंस और बिजली के तजुर्बात में दिलचस्पी रखते थे। 1895 में उन्होंने कामयाबी से बगैर तार के सिग्नल भेजने का तजुर्बा किया। ये सिग्नल रेडियो लहरों के ज़रिए भेजा गया था। 1896 में मार्कोनी ने बर्तानिया में वायरलेस सिस्टम का पेटेंट हासिल कर लिया। दोस्तों 1901 में उन्होंने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने बर्तानिया से कनाडा के साहिल तक समंदर पार पहला वायरलेस सिग्नल भेजा। ये इंसानी राब्ते की तारीख में एक नया बाब था। मार्कोनी की इस इजाद ने दुनिया में कम्युनिकेशन का नक्शा बदल दिया। अब जहाज़ों, रेलवे स्टेशनों, फौज और आम लोगों के लिए दूर बैठे राब्ते करना मुमकिन हो गया। ख़ासतौर पर समुद्री हादसों में वायरलेस ने बेशुमार जानें बचाई। जैसे मशहूर टाइटैनिक हादसे में वायरलेस के ज़रिए मदद का पैगाम भेजा गया था। मार्कोनी के इस शानदार कारनामे पर 1909 में नोबेल इनाम बराए फिज़िक्स दिया गया। उनकी ये इजाद आज के रेडियो, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनी। यूँ मार्कोनी ने दुनिया को एक ऐसी इजाद दी जिसने फासलों को मिटा दिया, इंसानों को एक दूसरे के करीब कर दिया। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे History's Mysteries। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। सामईन, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो सलाम सिनेमा। तो चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के लिखे हुए मजमून को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब आगे लिखते हैं कि इस माहौल में सिनेमा के फ़नी मेयार और मकसद की बात कौन सोचता है।
अभी ब्रेक से पहले जब मैं बात कर रहा था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के बीच में तनासानी चल रही थी इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो रही हो तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का क्यों नुकसान हो। अब इसी घालमेल में, इसी लड़ाई में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब कह रहे हैं कि फ़िल्म के फ़नी मेयार के बारे में कौन सोच रहा है और कौन सोच सकता है। लोग कहते हैं और ख़ुद फिल्म प्रोड्यूसर कहते हैं कि फिल्मसाजी तो एक तिजारत है, एक इंडस्ट्री है, एक व्यापार है, मगर ये इंडस्ट्री अनोखी है। ये लाखों करोड़ों रुपयों को लोगों को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है और कभी कभी सोचने पर मजबूर भी कर सकती है, इसलिए कि ये व्यापार होते हुए भी एक आर्ट है, बहुत अजीम आर्ट है, बहुत ख़तरनाक आर्ट है, जिससे अवाम के मजाक सलीम की तरबियत भी हो सकती है और अवाम को पस्ती, बदअखलाक़ी, सुस्ती, शहवानियत की तरफ ढकेला भी जा सकता है। बाज़ सरपीरे ऐसे भी हैं जो इस तिजारती माहौल में भी मकसद और फ़नी मेयार की बात सोचते हैं। ऐसी फ़िल्में बनाने की कोशिश करते हैं जो तिजारती एतबार से कामयाब हों या ना हो, मकसद के एतबार से माना खेज़ और तरक्की पसंद हो और फ़नी एतबार से खूबसूरत और पाकीज़ा हों। तिजारत के इस अंधेरे में भी कहीं आर्ट की नन्ही नन्ही किरणें फूट निकलती हैं। मसलन 1967 ईस्वी में जब 50-50, 60-60 लाख रुपए की तिजारती नाच गाने की फिल्में बुरी तरह फेल हो रही थीं, चेतन आनंद ने एक छोटी सी काली और सफ़ेद फिल्म बनाई जिसका नाम था आखिरी ख़त, जिसमें कोई मशहूर स्टार नहीं था, बल्कि इस फिल्म का हीरो 1.5 बरस का एक नन्हा बच्चा था। मगर इस फिल्म में जज्बाती और फ़नी दिलकशी इस कदर थी कि ये फ़िल्म काफ़ी हद तक पसंद की गई और कई इलाक़ों में तो बहुत सी रंगीन और बड़े बड़े स्टारों की फ़िल्मों से ज़्यादा कामयाब रहीं। इससे पहले ऐसी ही एक तस्वीर मरहूम शैलेंद्र ने बताई थी। तीसरी किस्म, मामूली देहाती लोगों की सीधी सादी मगर माना खेज़ कहानी। ये एक मशहूर हिंदी अफसाने पर मुबनी थी। साले रवां की बेहतरीन फ़िल्म की हैसियत से इसको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी मिला था। अफसोस की बात यह है कि तिजारती अगराज ने इन फिल्म का गला घोटा और इतना बड़ा फ़नी एजाज़ मिलने के बाद भी कितने ही इलाक़ों में रिलीज़ ना हो सकी। बम्बई शहर में जहां ये फ़िल्म बनी थी रिलीज़ ना हो सकी। फ़न और तिजारत की कशमकश की माना खेज़ और इबरत अंगेज़ मिसाल इससे बेहतर नहीं मिल सकती। बाज़ मंचले और फ़न के माहिर जो सिनेमा की तिजारती पहलुओं पर काबू रखते हैं, कभी कभी अच्छे और मकसदी कहानियाँ लेकर इनकी बुनियाद पर ऐसी फ़िल्म बना पाते हैं जो मकसद, आर्ट और बॉक्स ऑफिस तीनों धाराओं के संगम के साथ चले। ऐसी फ़िल्म जो शानदार ही ना हो बल्कि आर्ट और मकसद के हिसाब से भी अपने आप को सही ठहराती हो। अब खैर, अच्छी जज्बाती कहानियाँ, पुरअसर मुकालमे, बाकमाल अदाकारी, बहुत अच्छी तकनीक, इन सब पर मकबूल आम गानों और नाचों और शानदार स्टिंग्स और ख़ूबसूरत बैरूनी मनाजिर और ऐसा मुअल्लमा चढ़ाया कि फ़िल्म ने हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की। एक मिसाल मनोज कुमार की डायरेक्टरेट की हुई फ़िल्म उपकार है, जिसकी हैरत अंगेज़ कामयाबी का राज इसकी कहानी, बामौका और बामकसद मुकालमे, वतन परस्ती का जज्बा और साथ ही सतही किस्म का मेलोड्रामा और सस्ती किस्म की जज्बातियत थी। मगर ऐसी फ़िल्में तो कभी कभी बनती हैं। प्रोड्यूसर परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो कम खर्च फ़िल्में बनाना चाहते हैं, इनमें से चंद अच्छे बामकसद फ़िल्म बनाना चाहते हैं, मगर इनमें से बहुत कम जो सच्चाई का सामना करने की जुर्रत रखते हैं। और सच्चाई ये है कि रंगीनी, बड़े बड़े और लाखों मुआवजा लेने वाले स्टारों और म्यूज़िक डायरेक्टरों, 10-10, 12-12 गाने, 50-50 लड़कियों के ग्रुप डांस, स्विट्ज़रलैंड और कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर, इन सब चीज़ों के बावजूद फ़िल्में नाकाम हो रही हैं। इनमें से कोई एक उनसर या इन अनासिर का मजमुआ फ़िल्म की कामयाबी का ज़ामिन नहीं है। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि स्टार्स और म्यूज़िक को छोड़कर प्रोड्यूसर कहानी की तरफ तवज्जो दें? कहानी दिलचस्प हो,
मानाखेज हो, अवाम की ज़िंदगी झलकती हो जिसमें से इसमें, और इससे दिलचस्प खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए। जब महंगे फार्मूले जलील हो रहे हों तो ये सस्ता फार्मूला क्यों ना आजमाया जाए। शायद इसी में पर्दा सिमी की निजात है। तो सामीन, ये था जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का लिखा हुआ एक मज़मून उन्हीं की किताब से, जिस किताब का नाम है सोने चांदी के बुत। इस मज़मून में इन्होंने जिस पैटर्न को तल्ख़ लहजे में बयान किया है वो कमर्शियल सिनेमा का पैटर्न है, जो आम तौर पर तकाबुल लाता है और फिल्म इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा तो वो जो अपनी जेबें भरना चाहते हैं और एक कॉमर्शियल सिनेमा के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसी में एक ग्रोह ऐसा भी है, एक जमात ऐसी भी है जो कॉमर्शियल सिनेमा से हट के अपनी ज़रूरतों को या फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसे सिनेमा पर तवज्जो देते हैं जिसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है, और उस कहानी को देखने के बाद जो आम आदमी अपने आप को उस कहानी से रिलेट कर पाता है और वो सोचता है कि ये कहानी तो मेरी ही है। आपको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डायरेक्टर भी मिलेंगे जैसे करण जौहर, जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसे देखने के बाद लगता है कि एक बड़े से घर में सुबह की चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए एक बाप और बेटे के बीच में मुकालमा होता है। अब खैर, वैसी ज़िंदगी जो बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है, वो मुल्क की बड़ी अवाम जो सिनेमा देखने जा रही है उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। दूसरी तरफ कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जैसे अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, ये लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं जो ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। जैसे कि आपने एक फ़िल्म देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है और कई नक़ाद ने इस फ़िल्म की वाहवाही भी की और काफ़ी सताइश भी इस फ़िल्म को मिली। मगर इस फ़िल्म को अगर आप देखें तो बनाने के लिए बजट या फिर पैसा अनुराग कश्यप के पास उतना नहीं था, और इस फिल्म में जो एक बड़ी जमात ने काम किया है, जिन अदाकारों ने काम किया है, वो स्टेज ड्रामा से आए हुए हैं, और ख़ुद जो इसकी कहानी जिन्होंने लिखी है वो इसके ख़ुद भी एक किरदार हैं, और वो ख़ुद भी जिस इलाके से हैं उसी इलाके की पूरी कहानी को उन्होंने लिखा था और वो कहानी लेकर के पहुँचे थे अनुराग कश्यप के पास। अब यहाँ पर अगर आपके पास रिस्क लेने की ज़रूरत है और इसके बाद भी आप उस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार हों, तो फिर ऐसी फिल्में हमारे पास पहुंचती हैं। अब खैर, इन फिल्मों के साथ हालात फिर वही हो जाते हैं कि पैसा नहीं होता है बनाने के लिए, और आप इसके कई सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां उन लोगों को पेश आई ये फ़िल्म बनाने के लिए। होता यही है कि कॉमर्शियल सिनेमा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ये फ़िल्म चलेगी अवाम में, इसीलिए वो इसमें पैसा लगाते हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो कहानियाँ शायद ही अवाम को पसंद आए, इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब खैर, ये जो फिल्म्स के पैटर्न की बात हो रही है, ये पैटर्न तो ऐसे ही दो ग्रोह में बटा हुआ रहेगा और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कमर्शियल सिनेमा भी बनता रहेगा और कुछ लोग अपनी ज़रूरतें या फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ऐसी कहानियों को भी उठाते रहेंगे जो कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल हट कर होंगी, जिसमें आम आदमी की कहानी होगी शायद, या फिर कोई ऐसा वाक़या होगा जो कभी हो ज़मीनी सतह पर हुआ होगा। अब खैर, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। अगले एपिसोड में सामीन फिर आपसे मुलाकात होगी। You were listening to Salam Cinema, Radio Mano 90.0 FM's Cinema Stories. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।